आवाज क्लियर है? ऊपर भी लगा दीजिएगा वो वाला। स्टार्ट करिए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एलटी जीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी के जो जीएस पोर्शन के जो हिस्ट्री पार्ट आता है, हम लोग उसके विषय में आज जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। तो एक क्लास हमारी जो है वो चल रही रेगुलर क्या कहते हैं सब्जेक्ट की, और एक क्लास हम लोग इस पे लेकर आए हैं ये जो क्रैश कोर्स है एलटी जीआईसी के लिए। जो जीएस प्रश्न पत्र आता है लगभग अगर एलटी में देखा जाए 30 प्रश्न आता है, जीआईसी प्रवक्ता में देखा जाए 40 प्रश्न आता है, और जीडीसी में भी लगभग 30 प्रश्न के आसपास इसके प्रश्न जो है आएंगे टोटल मिला के, हर सब्जेक्ट को मिलाकर। ठीक है, उसमें भी अगर देखा जाता है तो इतिहास का जो सब्जेक्ट होता है, इतिहास के उसमें कम से कम 4 से 5 प्रश्न के आसपास आते रहते हैं। तो हमारा जो हम लोग क्या किया, हम लोगों का ये उद्देश्य था, संस्था का ये उद्देश्य था कि हम लोग एलटी जीआईसी के जो जीएस के प्रश्न पत्र आ रहे हैं उसका भी हम लोग शुरू करें। और उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इस क्रैश कोर्स को पूरा हमारा जो था ये हम लोगों ने इसको क्या किया, निःशुल्क किया। इस क्रैश कोर्स को क्या किया गया, निःशुल्क रूप से इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है, पूर्ण रूप से निःशुल्क है। तो यहाँ पे शुरुआती तौर पे हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक इतिहास के सारे पार्ट को पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ लास्ट में हम लोग कुछ प्रश्न को भी क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं, जैसे प्रश्न बनते हैं आयोग के या बनने की जो संभावना रहती है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उस पर सॉल्व करेंगे। ठीक भैया, तो इसी के साथ हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आप देख रहे हैं इसमें शुरुआत ही इतिहास का जो पहला पार्ट है क्या है, वो पाषाण काल। शुरुआत यहीं से है, पाषाण काल। और देखिए ध्यान ये रखना है कि हम लोग बहुत डेप्थ में यहाँ पर नहीं जाएंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हीं बिंदुओं को क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे जीएस के पोर्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल ये कौन सा समय है, पाषाण काल किसे कहते हैं, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जिस समय मनुष्य को, जब मनुष्य का जो धीरे धीरे विकास हो रहा था, मनुष्य का जो विकास धीरे धीरे जब हो रहा था, और उस समय मनुष्य को कुछ भी किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं था, उस समय मनुष्य क्या करता था, वह पूरे पत्थरों के जो औजार थे, पत्थर के अपने औजार बनाया करता था, और जिससे वह शिकार करता था, और खाद्य संग्रहण, खाने की जो वस्तुएं हैं उसको इकट्ठा करता था। तो उस समय वो जो समय था, उस समय के लोगों को कहा जाता था आदिमानव। उनको क्या कहा जाता था, आदिमानव। तो उस समय के पूरे काल को क्या कहा गया, पाषाण काल कहा गया। अब यह पाषाण काल को सुविधा, अध्ययन की सुविधा अनुसार 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग हैं, पहला है निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल। इसके बाद दूसरा पार्ट है उच्च मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरा भाग है इसका नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो जो मनुष्य का जो शुरुआती तौर पे शुरू में जब स्टार्ट होता है
गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो जो शुरुआती तौर पे है तो सुविधा अनुसार मनुष्य के जो उस समय जब आदिमानव का जब समय था, उस समय उसका जो प्रयोग करते थे, जिन औजारों का प्रयोग करते थे, उन औजारों के यहाँ पे ध्यान रखना है, औजारों के आधार पर जो उस समय औजार बनाते थे उसके आधार पर उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, हम लोग यही तीनों पार्ट को जब आप अलग अलग से पढ़ते हैं, यही 3 पार्ट आपके क्या है, वही आपके पूरे पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें आपको मुख्य रूप से यह देखना रहता है कि किस प्रकार मानव का विकास क्रमबद्ध रूप से हो रहा है, मानव का जो विकास हो रहा है वो किस प्रकार क्रमबद्ध रूप से हो रहा है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी अगर हम देखेंगे तो शुरुआत करते हैं निम्न पुरा पाषाण काल से। किससे शुरू करते हैं? निम्न पुरा पाषाण काल से। मैं एक चीज और आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूं कि हम लोगों का क्रैश कोर्स है, ठीक है, और पूर्णतः निःशुल्क है। क्रैश कोर्स है, पूर्णतः निःशुल्क है, और इसमें भी हम लोगों को बहुत डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ना है, बस कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो आयोग के द्वारा जो प्रश्न बनते रहते हैं, उसी के इर्द गिर्द ही हम लोगों को क्या करना है, इस पे अध्ययन करना है। और हमारी जो क्लास रहेगी वह भी उसी के आधार पर, उसी के आसपास ही चलेगी। ठीक भैया, चलिए। तो मीटिंग चलिए, तो अब इसके बाद जो है निम्न पाषाण काल की हम बात करते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल। तो जब निम्न पुरा पाषाण काल के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। निम्न पुरा पाषाण काल, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला क्या है? पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। जो निम्न पुरा पाषाण काल है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत 2 प्रकार के औजारों को सर्वप्रथम इसकी खोज होती है। 2 प्रकार के औजार थे। एक पहला क्या था? मद्रासियन संस्कृति, और दूसरा था सोहन घाटी संस्कृति। सोहन घाटी संस्कृति, मद्रासी संस्कृति और सोहन घाटी संस्कृति। यहां के जो औजार प्राप्त हुए, सबसे पहले यहां के जो औजार को खोज किया था एक विद्वान थे, रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड। रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड, ये ब्रिटिश थे, पुरातत्वविद थे, और इन्होंने ही सबसे पहले 1863 ईस्वी में पल्लवरम नामक स्थान से, मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से सबसे पहले इन्होंने एक औजार की खोज की, एक औजार प्राप्त किया, और उस औजार का जो नाम दिया गया, क्या दिया गया? हैंड एक्स। हैंड एक्स, हैंड एक्स, जिसको हाथ की कुल्हाड़ी भी कहा जाता है।
हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, इसी कारण इसे मद्रासियन संस्कृति को हैंड एक्स संस्कृति भी कहा जाता है। इसी कारण इस मद्रासियन संस्कृति को हैंड एक्स संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो पाषाण औजार प्राप्त हुआ वो मुख्य रूप से माना जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ही सबसे पहले जो पूरा पाषाण निम्न पूरा पाषाण काल के जो औजार थे उसको सबसे पहले खोजा था। ठीक है, सोहन संस्कृति, सोहन घाटी संस्कृति की हम बात करते हैं। यह संस्कृति कहां पर है? ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान जो क्षेत्र है, जो बलूचिस्तान एरिया है, बलूचिस्तान के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पे ये संस्कृति प्राप्त होती है। यहाँ के जो औजार प्राप्त हुए, यहाँ के जो हथियार प्राप्त होते हैं, वो औजार क्या थे? चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति, पेबुल संस्कृति के औजार प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना है, ये जो पूरा निम्न पूरा पाषाण काल का है, इसकी जो पहचान की जाती है उसके हथियारों के जो औजार प्राप्त हुए उसी औजारों के आधार पर। औजार किसके थे? पाषाण उपकरण हुआ करते थे, पाषाण थे, पत्थर के औजार बनाए जाते थे। अब पत्थर के औजार बनाए कैसे गए रहे होंगे? तो पत्थर के औजार जैसा इनको आवश्यकता पड़ी होगी, धीरे धीरे उसमें परिष्कृत होते चले गए, धीरे धीरे वो बदलते चले गए और परिष्कृत और परिवर्धित होते होते वो क्या हुए, धीरे धीरे उनका एक नया रूप बनता चला गया। और इसी कारण पाषाण काल, जो पूरा निम्न पूरा पाषाण काल आप देखते हैं, तो उस समय की जो स्थिति होती थी, उस समय के जो हथियार होते थे ज़्यादा नुकीले, ज़्यादा धारदार नहीं हुआ करते थे। लेकिन मध्य पाषाण के जब आने लगे तो धीरे धीरे धार उसमें आने लगी। नव पाषाण काल में और अच्छे औजार बनने लगे। तो ये जो स्थितियाँ थी वो धीरे धीरे, अभी क्या था, प्रारंभिक तौर पर इनका जो विकास चल रहा था, अब ये शुरुआती तौर पे थे। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है प्रश्न कि हैंडएक्स संस्कृति किसे कहा जाता है, तो आप सीधे जब हैंडएक्स संस्कृति की बात आएगी, सीधी सी बात आप समझ लीजिएगा मद्रासियन संस्कृति की बात पूछ रहा है। मद्रासियन संस्कृति यह सबसे पहले मद्रास में प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसलिए इसका नाम मद्रासियन संस्कृति कहा गया। और मद्रास में जो औजार प्राप्त हुआ, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में पल्लवरम नामक स्थान पर प्राप्त किया था। और इसी कारण वहाँ जो प्राप्त हुआ हाथ की कुल्हाड़ी जैसा औजार था, और इसी कारण उसे हैंड एक्स संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जब हम सोहन घाटी की बात करते हैं तो उस समय देखिए, जो संस्कृतियां प्रारंभिक तौर पर प्राप्त होती हैं सब नदियों के आसपास ही प्राप्त होती हैं। तो वहां भी जो संस्कृतियां प्राप्त हुई, तो यहाँ पर चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति, ये क्या होता है? चापर मतलब एक तरफ पत्थर का जो औजार होता था, एक तरफ धार होती थी, उसे चापर कहा जाता था। चापिंग जो कहा जाता था जब दोनों तरफ आधार हो, ठीक है, दोनों तरफ धार उसका बना हो। और पेबुल जो संस्कृति होती थी ये कुछ गदानुमा होती थी, जैसे आज हथौड़ी या गदानुमा होती थी, उस प्रकार के जो औजार हुआ करते थे उसे पेबुल संस्कृति कहा जाता था। तो प्रारंभिक तौर पर निम्न पूर्व पाषाण काल में इस प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं, ये औजार। दूसरी चीज, निम्न पूर्व पाषाण काल में और क्या मनुष्य को और क्या जानकारी प्राप्त हुई, जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी समय एक आप लोगों को पता होगा कि यही समय था जब मनुष्य को आग का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार पूछा जाता है, आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आग का आविष्कार जो हुआ था वो निम्न पूर्व पाषाण काल में ही हुआ था, आग का आविष्कार। लेकिन आग का उपयोग की बात जब करेंगे, उपयोग कहा जाता है, उपयोग नव पाषाण काल में। कहने मतलब मनुष्य पहली बार आग को, जब ये काल था निम्न पूर्व पाषाण काल था, उस समय मनुष्य ने आग को पहली बार देखा था। लेकिन जब आग का उपयोग की बात आई तो नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में मनुष्य जो था आग को जलाना सीखा, उसको कैसे भोजन पकाया जाए वो उनको ज्ञान हुआ। ठीक है, तो इसीलिए शुरुआती तौर पर कुछ चीज जो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आग, ये मद्रासियन संस्कृति से संबंधित हैंड एक्स परंपरा के हथियार प्राप्त होते हैं। उसी के साथ साथ सोहन घाटी संस्कृति के अंतर्गत जो चापर, चापिंग और पेबुल संस्कृति के हथियार या उपकरण, पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। और इसी के साथ साथ इस काल में आग का आविष्कार,
सबसे महत्वपूर्ण क्या था, आग का आविष्कार इस काल में प्राप्त होता है। ठीक है, बात आती है मध्यपुरा पाषाण काल की। जब हम मध्यपुरा पाषाण काल की बात करते हैं, इसमें क्या प्राप्त होता है, मध्यपुरा पाषाण काल। ध्यान रखना है, इन सबकी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं उन्हीं को हम लोगों को देखना है। मध्यपुरा पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है, कौन सी संस्कृति इसे कहा जाता है? तो जब हम मध्यपुरा पाषाण काल की बात करते हैं तो इसकी जो संस्कृति थी, फलक संस्कृति थी। कौन सी संस्कृति थी? इसे कहा जाता था फलक संस्कृति। अब ये फलक संस्कृति क्या होती थी? फलक संस्कृति, फलक संस्कृति, यहां के जो उपकरण थे, फलक संस्कृति जो उपकरण हुआ करते थे वो एकदम फलक की तरह ऊपर एकदम सपाट हुआ करते थे, एक फलक की तरह। इस समय जो औजार जो ज्यादा प्राप्त हुए वो इस प्रकार प्राप्त होते हैं, जो उनका जो एक फलक की तरह होते हैं। कहने मतलब इनका जो एक फलक की तरह इस तरह उनका बना रहता है, और इसीलिए इनको कहा गया क्या, फलक संस्कृति। क्या कहा गया? फलक संस्कृति कहा गया। ठीक है, तो मध्यपुरा पाषाण काल के समय में मनुष्य को फलक संस्कृति प्राप्त मतलब इस प्रकार के औजार यहां से प्राप्त होते हैं। तीसरा, इसके बाद जो आपका आता है उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल, यही समय था। अब यहां से क्या था, धीरे धीरे मनुष्य को औजारों के विषय में ज्यादा जानकारी होने लगी, और यहां से ज्यादा वो क्या कहते हैं, परिष्कृत रूप से, व्यवस्थित रूप से औजार यहां से बनाना वो सीख चुके थे। अब जब यहां से परिष्कृत औजार की बात करते हैं तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इस काल को परिष्कृत औजारों का काल कहा जाता है। औजारों का काल, परिष्कृत औजारों का काल इसी समय को कहा जाता है। कहने का मतलब यहाँ की जो संस्कृतियां प्राप्त होती हैं, वो संस्कृतियां जो प्राप्त हुई हैं वो किस प्रकार की प्राप्त होती हैं, वो वहाँ के जो औजार हैं परिष्कृत परिवर्धित, कहने का मतलब व्यवस्थित औजार यहाँ से प्राप्त होते हैं। और इसमें कौन से औजार प्राप्त होते हैं? ब्लेड और व्यूरिन, ब्लेड और व्यूरिन औजार, उपकरण, ब्लेड और व्यूरिन उपकरण प्राप्त होते हैं। तो जो ब्लेड और, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। ठीक है, ब्लेड और व्यूरिंग उपकरण जो होते हैं, ये उपकरण किस प्रकार के थे? ब्लेड मतलब आप जैसे जो आज के जो ब्लेड है, ब्लेड की तरह थोड़ा सा मोटी हुआ करते थे और दोनों तरफ उसके क्या होती थी, धार हुआ करती थी। ठीक है, इसीलिए इस उच्चपुरा पाषाण काल को क्या कहते थे? ब्लेड व्यूरिन संस्कृति। उपकरण काल को ब्लेड व्यूरिन संस्कृति। अब आपको केवल ध्यान ये रखना है कि प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो क्या पूछे जाएंगे। तो प्रश्न को ही हमको विशेष करके ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए मध्य पाषाण काल को, क्योंकि अगर हम पूरा पाषाण काल के समय की बात करें तो उसमें ज्यादा औजारों को अभी तक आविष्कार नहीं हो पाया था, कुछ ही हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न ज्यादा जहां प्रश्न उठते हैं वो मध्य पाषाण काल से और नव पाषाण काल से उठते हैं। प्रारंभिक तौर पर मनुष्य को इतनी ज्यादा जानकारी औजार बनाने की नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर मध्यपुरा पाषाण काल में फलक संस्कृति थी, उच्चपुरा पाषाण काल में ये परिष्कृत औजारों का काल था, और जिसमें ब्लेड और व्यूरिन प्रकार के उपकरण प्राप्त थे, और यही ब्लेड और व्यूरिन जो थे उसी कारण इसको ब्लेड और व्यूरिन संस्कृति भी कहा जाता था। यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज और प्राप्त होती है, यही काल था, इसी उच्चपुरा पाषाण काल में ही पहली बार भारत में मतलब यो पहला प्राप्त होता क्या, अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त होती है। ये पूछा जाता है किस काल में अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त होती है और कहां से प्राप्त होती है,
तो ये भारत में लोहदा नाला, ये कहां पे स्थित है? ये प्रयागराज के पास। उच्च पुरापाषाण काल में अस्त निर्मित मातृ देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त होती है? लोहदा नाला प्रयागराज से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? लोहदा नाला प्रयागराज से प्राप्त होती है। ठीक भैया। इसके बाद फिर यहीं से एक प्रश्न और भी उठ जाता है कि सबसे पहले जो चित्रकारी का प्रारंभ जो हुआ, जो जिससे गुफाओं में जो चित्रकारियां प्राप्त होती हैं, वो कहां से प्राप्त होती हैं? तो सबसे पहले यहां से भीमबेटका एक स्थान है में चित्रकारी का प्रारंभ होना। पहली बार इसी काल में भीमबेटका से चित्रकारी जो है वो प्रारंभ होती है। राधे राधे भैया, राधे राधे। लोहदा नाला, जी जी। यहां से क्या है? भीमबेटका से प्रारंभिक तौर पे अगर पूछा जाए मुख्य रूप से भीमबेटका किस काल का प्रमुख स्थल है, तो वैसे अगर देखा जाता मुख्य रूप से वो माना जाता है मध्यपाषाण काल का। लेकिन शुरुआती तौर पर जब इसका प्रारंभिक तौर पर जो चित्रकारियां प्राप्त होती हैं, वो चित्रकारियां कब प्राप्त होती हैं? वो इसी उच्च पुरापाषाण काल से ही प्राप्त होती है। तो आपके जो प्रश्न बनेंगे, हमारा बताने का मतलब यह है यहाँ के जो प्रश्न बनेंगे, हम पहले बताए आपका क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स जीएस का पोर्शन है, हिस्ट्री के जीएस के पोर्शन का हम लोग लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे हम लोग उसी की क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न उठेगा, परिष्कृत औजारों का काल किसे कहा जाता है? परिष्कृत औजारों का काल उच्च पुरापाषाण काल को कहा जाता है। इसी को ब्लेड और व्यूरिन उपकरण काल भी कहा जाता है। इसी समय उच्च पुरापाषाण काल के में लोहदा नाला जो प्रयागराज में स्थित है, वहां के अस्त निर्मित मातृ देवी की विश्व में प्रसिद्ध प्रथम मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है। और भीमबेटका में पहली बार क्या है? चित्रकारियां यहीं से प्रारंभ होती है, यहीं से शुरू होती है। ठीक भैया। तो यहां तक जो प्रश्न बनेंगे ये आपके उच्च पुरापाषाण काल से ही बनेंगे। यही समय था। अब इसी के बाद जो मनुष्य को पशुओं का ज्ञान होना शुरू होता है। क्या ज्ञान होता है? पशुओं का ज्ञान होना शुरू होता है। तो पूछा जाता है कि पहला पाला जाने वाला प्रथम पशु कौन था? तो पाला जाने वाला पहला पशु कौन था? आप लोग भी आंसर देते रहिए, आप लोग भी आंसर देते रहिए। क्या था? कुत्ता था। कुत्ता को मनुष्य ने सबसे पहले क्यों पाला? वो इसीलिए पाला क्योंकि पहली बार जो मनुष्य जो था, जिसे माना जाता है कि जो कुत्ता था वो मनुष्य जो थे वो पशुओं का शिकार करते थे और मांस खाते थे। जो बची खुची जो हड्डियां जो अवशेष होते थे वो फेंक देते थे जंगलों में उनका जीवन यापन होता था, कंदराओं में, गुफाओं में। तो जो कुत्ते होते थे वो उसी के आसपास इर्द गिर्द वो घूमते रहते थे और वो उसको ले लेते थे, खाते रहते थे, उनको भी सुविधा मिलती थी। कभी ऐसा समय आया कि पहली बार किसी छोटा पशु था, उसको अगर मनुष्य ने दौड़ाया होगा, ये माना जाता है कि ऐसा हुआ होगा। और उसी समय कुत्ते दौड़कर, मनुष्य तेज दौड़कर उसको उन्होंने क्या किया होगा? पकड़ लिया होगा। और इसी कारण उन्होंने जब उसको पकड़ लिया होगा और मनुष्य ने देखा पहली बार कि ऐसा अगर इसको हम अपने साथ रख लें तो इस शिकार करने में क्या करेगा, हमें आसानी हो जाएगी, हमारी सहायता करेगा। और इसीलिए मनुष्य जो था पशुओं को, कुत्ते को भी क्या करना, पहली बार पालना शुरू किया। तो शुरुआती तौर पर उच्च पुरापाषाण काल के समय से ही कुत्ता को पालना शुरू हुआ। लेकिन मगर मुख्य रूप से पशुपालन की बात की जाए, जो पशुपालन व्यवस्थित रूप से पालन की बात की जाती है, वो किस काल की बात होती है? मध्यपाषाण काल की। तो हम बात करते हैं मध्यपाषाण काल। मुख्य रूप से आपका जो प्रश्न उठता है यहीं से उठता है, मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल को एक और नाम से जानते हैं, मेसोलिथिक।
मेसोलिथिक, मेसोलिथिक कहते हैं, या इसे सूक्ष्म पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय के जो देखिए जो पाषाण काल का जो विभाजन किया गया है वो उनके औजारों उपकरणों के आधार पर ही किया गया है। हिस्ट्री का सर रोज क्लास चलाया करिए, तो चलता तो है भाई हिस्ट्री का, हिस्ट्री के चलेगी, हिस्ट्री क्लास डेली चल रही है, ठीक है, क्लास आपको डेली मिलेगी। तो सूक्ष्म पाषाण काल, ठीक है, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है सूक्ष्म पाषाण काल। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? मुख्य रूप से अगर हम इसकी विशेषताएं बात करते हैं, विशेषताएं मध्य पाषाण काल की विशेषताएं क्या होती हैं? इस समय जो सूक्ष्म उपकरण प्राप्त होते हैं, जिसको कह सकते हैं छेदनी, बेधनी, खुरचनी आदि जो छोटे छोटे जो उपकरण होते थे पाषाण काल के, मतलब पत्थरों के जो औजार हुआ करते थे, वो यहां मध्य पाषाण काल से प्राप्त होते हैं। इसी कारण इसको मेसोलिथिक भी कहा जाता था या सूक्ष्म पाषाण काल भी इसी कारण इसे कहा जाता था। सर्वप्रथम इस उपकरणों की जो खोज किया था, किसने किया था? C.L. कार्लाइल ने। उपकरणों की जो खोज किया था किसने किया था? C.L. कार्लाइल। किसने किया था? C.L. कार्लाइल ने किया था सर्वप्रथम इन उपकरणों की। कब किया था? 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में C.L. कार्लाइल ने मध्य पाषाण काल के जो प्रारंभिक जो उपकरण हैं उन उपकरणों की क्या किया था? इन्होंने खोज किया था, ठीक है। और इसका जो ये उपकरण यहां से प्राप्त हुए हैं, इन उपकरणों में यहीं से धनुष बाण या कहने मतलब जो प्रक्षेपास्त्र धनुष बाण का जो आविष्कार माना जाता है वो यहीं से ही माना जाता है, वो इसी काल से ही माना जाता है। दूसरी क्या इसके बाद विशेषता? मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि मनुष्य ने पशुपालन का साक्ष्य या मनुष्य द्वारा पशुपालन का साक्ष्य कब से प्रारंभ होता, किस काल से प्रारंभ होता है, प्राप्त होता है, तो पशुपालन का प्रथम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है, मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होना शुरू होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसके कुछ प्रमुख स्थल थे, जो स्थलों के विषय में अक्सर पूछा जाता है। इसके जो स्थल हैं वो कौन कौन से स्थल हैं, ये इसके लिए सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है, ठीक है, स्थलों के विषय में। दूसरी चीज यहीं से और जान लीजिए, मृदभांड के प्रारंभिक साक्ष्य, मृदभांड के प्रारंभिक साक्ष्य। मृदभांड क्या होता है? मृदभांड कहने का मतलब मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन थे, इसका जो प्रारंभिक साक्ष्य होता है वो कहां से प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है कहां से? मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होता है, ठीक है। मध्य पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल हैं, हम उन स्थलों की बात करते हैं जो प्रमुख स्थल हैं। स्थल देखते हैं कौन कौन से हैं। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल जो महत्वपूर्ण है, प्रमुख स्थल में हम जब देखते हैं तो सबसे पहला जो स्थल है, एक नाम आता है बागौर। बागौर क्यों प्रसिद्ध है? बागौर और एक नाम आता है आदमगढ़। दो स्थल हैं, बागौर पहले जान लीजिए कहां पर स्थित है। बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है।
स्थित है, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध क्यों है? बागौर में पहला पशुपालन का साक्ष्य यही मिलता है। भारत में पहला पशुपालन का साक्ष्य यही मिलता है। और ये मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा, मध्य पाषाण काल का ये जो है सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा? बागौर। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और यहाँ से पशुपालन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है। इसी तरह एक दूसरा स्थल है जिसका नाम है आदमगढ़। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं भैया। आदमगढ़, आजमगढ़ में समझ लेना। आदमगढ़, आदमगढ़ की हम बात करते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है आदमगढ़। यह क्यों प्रसिद्ध है? यहां से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। कहने का मतलब अगर ऑप्शन में, ध्यान रखना है, ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन में पूछा जाए, पशुपालन का प्रश्न पूछा जाए, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तो पशुपालन का प्रथम साक्ष्य अगर पूछा जाए तो बागौर, और बागौर अगर ऑप्शन में नहीं है तो आदमगढ़। अगर आदमगढ़ भी दोनों अगर एक साथ ऑप्शन में है तब उस समय भी बागौर को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि जो खोज की गई सबसे पहले जो उसके अवशेष प्राप्त हुए पशुओं के, वो सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं? वो बागौर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो इन प्रश्नों में भी आपको सबसे प्राथमिकता किसको देनी है? बागौर को ही देनी है। ठीक है। इसके बाद जो प्रमुख स्थल हैं, एक स्थल का नाम आता है भीमबेटका। क्या नाम है? भीमबेटका। मध्य प्रदेश का एक स्थल है भीमबेटका। भीमबेटका, ये सब यहां से प्रश्न बहुत उठाए जाते हैं। भीमबेटका कहां पर स्थित है? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्ला रायसेनगंज में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है? भीमबेटका प्रसिद्ध क्यों है? प्रश्न यही उठता है कि भीमबेटका प्रसिद्ध क्यों है। तो पहली चीज जान लीजिए, इसकी खोज किसने की, इस स्थल की खोज किसने की थी, पहले तो ये आप जान लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा भी गया लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो भीमबेटका की जो खोज की थी 1958 ईस्वी में वीएस वावड़ंकर, विष्णुधर वावड़ंकर ने इसकी खोज की थी। माना जाता है कि जब ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और रास्ते में जब ये पहुंचते तो इन्होंने उसी जब देखा तो उनको दूर से देखने पर लगा कि यहाँ पे कोई पूरा स्थल होगा, और ये ऑलरेडी पूरा तत्विद थे। और ये वहीं से ट्रेन रुकी और ट्रेन यहीं से उतर जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे जाकर इन्होंने क्या किया, वहाँ कुछ समय घूमने टहलने के बाद जब ये भीमबेटका पहुँचते हैं तो वहाँ पर इनको क्या प्राप्त हुआ, इनको वहाँ के बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो विश्व में कहीं नहीं मिली थी। और उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या थी, उस समय के प्राचीन समय क्या थी? चित्रकारियाँ। प्राचीन समय की चित्रकारियाँ उस समय प्राप्त होती थी। ठीक है। तो भीमबेटका की खोज किसने किया? 1958 में वीएस वावड़ंकर ने किया था। और यहाँ पे प्राप्त क्या हुआ था, यहाँ पर सबसे प्राचीन अगर माना जाए क्या था, प्राचीन चित्र प्राप्त होते हैं। क्या था? प्राचीन चित्रकारियां प्राप्त होती हैं। अगर पूछा जाए कि भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका अपनी चित्रकारियों के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? भीमबेटका अपनी चित्रकारियों के लिए प्रसिद्ध है।
तो यहाँ से भी प्रश्न आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से उठते रहते हैं, इसको भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और जो लोक सेवा आयोग जो पूछेगा वो इन्हीं में से प्रश्नों से उठाकर आपका जीएस के पोर्शन में प्रश्न उठाता है। ठीक है, ठीक भैया। तो प्राचीन अगर चित्रकारियों की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन चित्रकारियों में भीमबेटका से ही प्राप्त होती है। ठीक, अब कुछ मध्य पाषाण काल के कुछ ऐसे स्थल हैं जो आपके उत्तर प्रदेश है या उत्तर प्रदेश में भी स्थित है। मध्य पाषाण काल के बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन स्थल, कालीन स्थल, मध्य पाषाण कालीन स्थल, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पे मुख्य रूप से मिर्जापुर के पास, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास जो बिंद पहाड़ी है, मिर्जापुर जो बिंद पहाड़ियां हैं वहां पे कुछ नाम आते हैं। जैसे एक नाम आता है लखेहिया, लिखहिया, बगही खोर, खोर और मोरहना, और मोरहना, मोरहना। यहां पे जो स्थल है, यहां से मध्य पाषाण काल के कुछ जो अवशेष प्राप्त होते हैं, उपकरण प्राप्त होते हैं, ये यहीं से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहां से प्राप्त होते हैं? लिखहिया, बगही खोर और मोरहना पहाड़ी है जो मिर्जापुर में है। यहां से क्या है, मध्य पाषाण काल के स्थल प्राप्त होते हैं। इसमें भी अगर पूछा जाए यहाँ पे मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। मानव कंकाल कहने मतलब मनुष्य के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसी अनुमान लगाया जाता था कि इस एरिया में, इस क्षेत्र में मनुष्य क्या थे, वो रहा करते थे। इसमें भी इन तीनों स्थलों में भी अगर देखा जाए तो सबसे अधिक, सर्वाधिक 17 कंकाल, 17 कंकाल यहां से प्राप्त हुए। कहां से? लिखहिया से। लिखहिया से 17 कंकाल प्राप्त हुए। कहने मतलब इन तीनों में से सर्वाधिक स्थल, सर्वाधिक जो कंकाल प्राप्त हुए वो लिखहिया स्थल से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये चीजें ये कहां पे है? मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला, प्रतापगढ़ जिला लगभग सब जानते ही होंगे उत्तर प्रदेश का। क्या भाई जान रहे कि नहीं? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से कुछ और स्थल प्राप्त होते हैं जो वहां से बहुत ज्यादा प्रश्न उठता है। ये मिर्जापुर के पास का था, अब एक प्रतापगढ़ जिला, प्रतापगढ़ जिले से 3 स्थल प्राप्त होते हैं। मुख्यतः 3 स्थल प्राप्त होते हैं। प्रतापगढ़ जिले से 3 स्थल प्राप्त होते हैं। उसमें एक नाम आता सराय नाहर राय, एक नाम आता है महदहा, और एक और नाम है दमदमा। ये तीनों जो स्थल हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के आसपास ही स्थित है। मुख्यतः जो उनका जो केंद्र था वो प्रतापगढ़ जिले के पास एक पट्टी तहसील है, उसी के आसपास की पूरे तीनों स्थल जो हैं ये वहीं पे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सराय नाहर राय, महदहा, दमदहा, दमदमा ये कहाँ के स्थल हैं? ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ये स्थल हैं। किस काल के हैं? ये मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सराय नाहर राय में क्या विशेष चीजें प्राप्त हुई है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मुख्य रूप से यहाँ से एक केसी ओझा थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो पुरातत्व विभाग एचओडी हुआ करते थे, केसी ओझा हुआ करते थे। उन्होंने उनकी टीम और वो एक साथ मिलकर इन तीनों स्थलों मुख्य रूप से इसकी खोज किए थे। उसमें वीएन मिश्रा भी उसमें हुआ करते थे। सराय नाहर राय से क्या चीजें प्राप्त होती है? अगर हम सराय नाहर राय की बात करते हैं तो यहां से मुख्य रूप से 8 गर्त चूल्हे प्राप्त होते हैं। गर्त चूल्हे, 8 गर्त चूल्हे, 8 मतलब गड्ढे के चूल्हे, जो ऐसे चूल्हे प्राप्त हुए हैं जो गड्ढा बनाकर चूल्हे बनाए गए हैं, वो चीजें प्राप्त होती हैं। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, जो कहीं पे भी नहीं प्राप्त हुई है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यहाँ पे एक कब्र में
एक कब्र में 4 मानव कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं। एक साथ प्राप्त हुए हैं। कौन प्राप्त हुए हैं? क्या प्राप्त हुए हैं? 4 मानव कंकाल। सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका ये यही है कि 4 मानव कंकाल उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। ये किस प्रकार का स्थल है? मध्य पाषाणकालीन स्थल है। और कहां पर है वो? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। कौन सा स्थल है? सराय नाहर राय है। यहां से एक कब्र है, उसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए प्राप्त होते हैं। इससे अनुमान ये मिलता है कि उस समय जो था सामूहिक दफनाने का भी जो एक प्रथा थी वो हुआ करती थी या चला करती थी। ठीक है, ये चीजें यहां से प्राप्त होती है सराय नाहर राय से। दूसरी चीज, यहां से जो औजार प्राप्त हुए हैं, यहां जो औजार हैं, औजार किसके बने हैं? तो यहां से जो औजार प्राप्त हुए हैं वो हड्डी और पाषाण और मृग सिंह, मतलब मृग के जो सिंह हैं उसके भी औजार यहां से बने हुए हैं। कहने का मतलब पाषाण के साथ साथ, पत्थर के साथ साथ हड्डी के औजार, हड्डी या इसको अस्थि कह सकते हैं, हड्डी के एवं मृग श्रृंग के औजार प्राप्त हुए हैं, के उपकरण प्राप्त हुए हैं, के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है उसकी यही है। जो प्रश्न आपके उठेंगे वो यहीं से उठेंगे। कहाँ क्या उसमें क्या क्या प्राप्त हुआ? 8 गर्द चूल्हे, मतलब गड्ढे के जो चूल्हे हैं वो प्राप्त हुए हैं। एक कब्र में 4 मानव कंकाल दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। उसके साथ साथ जो वहां के उपकरण या औजार जो प्राप्त हुए हैं वो पाषाण के हैं, हड्डी के हैं एवं मृग सिंह के। मृग जो है उसके, हिरण जो है उसके जो सींग है, उसके सींग के औजार जो है उसका ये उपयोग करते थे। ठीक भैया जी। इसके बाद अगला जो है आपका महदहा की हम बात करते हैं। महदहा भी कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में ही स्थित है। इसकी यहाँ पे खोज किसने की थी? एक बीडी मिश्र हुआ करते थे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उसमें पुरातत्व विभाग में थे वो, और उनकी टीम बीडी मिश्र और JN पाल महदहा की जो खोज किए थे। किसने किया था? बीडी मिश्र, JN पाल, इन लोगों के निर्देशन में वहां पर खुदाई की गई थी, वहां पर खोज की गई थी। तो वहां से अब क्या उपकरण प्राप्त होते हैं? महत्वपूर्ण चीजें वहां से क्या प्राप्त हुआ? वहां से भी वही चीजें प्राप्त हुई, एक हड्डी और सींग के उपकरण, हड्डी और सींग के उपकरण। दूसरी चीज, यहां पर बूचड़ खाने का साक्ष्य मिलता है। बूचड़ खाने का साक्ष्य मिलता है। बूचड़ खाना क्या है? वध स्थल, जहां पर पशुओं को काटा जाता था। पशुओं को जहां पर काटा जाता था उसके यहां पर साक्ष्य मिले हैं। ये कई बार पूछा गया है कि बूचड़ खाने का साक्ष्य मध्य पाषाण काल के किस स्थल से प्राप्त होता है? तो यहां पर महत्वपूर्ण रूप से किसका नाम आता है? महदहा का। कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर भी मृग श्रृंग के आभूषण प्राप्त होते हैं। मृग श्रृंग के आभूषण, मृग श्रृंग मतलब मृग के जो सींग हैं या उसके जो हड्डियां हैं उसके आभूषण यहां से प्राप्त हुए हैं, जो लोग क्या करते थे? पहनते थे। इसका मतलब ये लगाया गया उस समय लोग भी आभूषण या साज सज्जा से क्या थे? कुछ परिचित थे। भले उनको सोना और चांदी जानकारी न रही हो, लेकिन उनको जो चीजें उपलब्ध थी उसी को क्या करते थे? उसका उपयोग करते थे आभूषण के रूप में। ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक कब्र में, क्या एक कब्र में, एक कब्र में स्त्री
और पुरुष को साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब यहां एक और महत्वपूर्ण चीज मिलती है कि एक कब्र में एक साथ स्त्री पुरुष को दफनाने का साक्ष्य, अर्थात यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सती प्रथा जो बाद में बहुत प्रचलित होती है भारत में, तो उसका कहीं न कहीं एक इंडिकेशन यहाँ से भी मिलता है कि चाहे पुरुष पहले एक्सपायर हुआ हो या महिला जो भी है, उसमें क्या है एक साथ दोनों के अस्थियों को मतलब दोनों को एक साथ ही दफना दिया गया। ये चीजें यहाँ से प्राप्त होती हैं जो एक उस समय की महत्वपूर्ण विशेषता हुआ करती थी। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से भी उठते हैं। अब रही बात दमदमा की, हम बात करते हैं दमदमा की हम बात करते हैं। तो दमदमा में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए सारी विशेषता यहाँ पर भी हैं। हड्डी के अवशेष वहां पे भी मिलते हैं, क्या करते हैं मृगशृंग के वहां पे भी अवशेष मिलते हैं। दूसरी चीज यहां से क्या है 41 मानव शवाधान मतलब कब्रें जो शव जहां पर दफनाई गई हों, 41 मानव शवाधान यहां से प्राप्त होते हैं। कहां से मिलते हैं ये मिलते हैं दमदमा से। 41 मानव शवाधान के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? ये दमदमा से प्राप्त होते हैं। ठीक भैया, क्लियर है? इसके साथ साथ यहां से एक और विशेषता मिलती है कि एक पुरुष है, उसका सिर उत्तर और पैर दक्षिण दिशा में दफनाया हुआ प्राप्त हुआ है। दफनाया हुआ प्राप्त हुआ है। ये चीजें यहां से महत्वपूर्ण चीजें जो है दमदमा से क्या है ये प्राप्त होती हैं। तो मध्य पाषाण काल की जो चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं वो आपके यहीं से बनते हैं। अब इसके बाद हम एक और ले लेते हैं। अगला जो आपका आता है वो क्या आता है? नवपाषाण काल। महत्वपूर्ण नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की बात करते हैं। नवपाषाण का शब्द को जो नाम दिया था, एक नाम आता है जॉन लुबाक का। जॉन लुबाक ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉन लुबाक ने किया था। किसने किया था? जॉन लुबाक ने किया था। ठीक है, अब नवपाषाण काल की विशेषता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं, इसकी अगर हम प्रमुख विशेषताओं की हम बात करते हैं तो इसमें जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं में सबसे पहले इसी समय या इस काल में मनुष्य स्थायी जीवन प्रारंभ किया। इसी समय कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। यही समय था पहिए का आविष्कार हुआ था। और यही समय था जब मनुष्य ने चाक का आविष्कार किया। चाक मतलब कुम्हार के चाक का आविष्कार किया था। और मुख्य रूप से कहां पर किया गया था? ये मेहरगढ़।
मेहरगढ़। कृषि कार्य का भी जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता कहाँ मिलता है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान के इस समय बलूचिस्तान का जो एरिया है वहां पर स्थित मेहरगढ़ है। और मेहरगढ़ जो है वो नवपाषाण काल से लेकर मध्य हड़प्पा सभ्यता तक के, नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के क्या है वहां से अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मेहरगढ़ से कृषि कार्य के भी प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं और यही मेहरगढ़ से सूती कपास की खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं। यहीं से मेहरगढ़ से कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहने का मतलब अगर पूछा जाए कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो नवपाषाण काल में एक और चीजें प्राप्त होती है। क्या मुख्य रूप से प्राप्त होती है? इस समय के मनुष्य को किस चीज का जानकारी हो गई? अग्नि का उपयोग करना सीख गए। अग्नि का उपयोग करना सीख गए थे। कहने का मतलब इस समय मनुष्य जो था आग के उपयोग से क्या था? बलूचिस्तान कहाँ है? बलूचिस्तान भैया पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो बलूच प्रांत है वही बलूचिस्तान क्षेत्र उसका है। ठीक है, तो अग्नि का उपयोग करना भी क्या है ये सीख गए थे। कौन सीख गया था? उस नवपाषाण काल के जो मानव थे वो अग्नि के उपयोग से भी पूरी तरह से अब क्या थे? परिचित हो चुके थे। लेकिन अगर पूछा जाए अग्नि का आविष्कार कब हुआ था, आग का आविष्कार कब हुआ था, तो आविष्कार की बात करते निम्न पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? निम्न पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ठीक भैया, इसके बाद कुछ और विशेष चीजें हैं, जैसे नवपाषाण कालीन कुछ प्रमुख स्थल हैं। जो प्रमुख स्थल हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे एक स्थल की बात करते हैं कश्मीर में। कश्मीर में एक नाम है बुर्ज होम। बुर्ज होम, बुर्ज होम से क्या प्राप्त होता है? बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिलता है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिलता है? वो बुर्ज होम से मिलता है। बुर्ज होम से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। गर्तावास कहने मतलब गड्ढे का घर। गड्ढे का घर, गड्ढे के घर का साक्ष्य वहां से प्राप्त होता है। और इसी के साथ साथ वहां से हार्वेस्टर मतलब गड़ासा, जिसको आप कह सकते हैं गड़ासा, का साक्ष्य मिलता है। बुर्ज होम के बगल में ही एक नाम और आता है। किसका नाम आता है? गुफकराल का। कश्मीर में ही गुफकराल। गुफकराल से भी क्या प्राप्त होते हैं? गुफकराल से भी गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य प्राप्त होते हैं, गर्तावास के साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं। कहां से? गुफकराल से भी गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी समय एक और स्थान का नाम आता है चिराद। चिराद का नाम आता है। चिराद कहां पर स्थित है? बिहार में। चिराद बिहार के सारण जिले में है। सारण जिले में यहां पर अस्थि मतलब हड्डियों के
एवं मृगशृंग के उपकरण मिलते हैं, उपकरण मिलते हैं और अग्निकांड के भी साक्ष्य मिलते हैं। अग्निकांड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अग्निकांड के साक्ष्य चिराद से प्राप्त होते। कहां पर चिराद? बिहार में। बिहार में किस जगह? सारण जिले में। ये सब प्रश्न आपके क्या हिस्से पूछे जाते हैं कि कहां पर स्थित है। पूछेगा चिराद किस काल का स्थल, पूरा स्थल है और कहां पर स्थित है। तो चिराद जो है वो नवपाषाण कालीन स्थल है और बिहार के सारण जिले में स्थित है। ठीक भैया, चलिए आगे देखते हैं। इसी के साथ कुछ और स्थल हैं जिन स्थलों में जैसे एक नाम आता है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो कहां पर स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज में मेजा तहसील के पास। ये यहां की क्या प्रमुख विशेषता है? यहां की प्रमुख विशेषता यह है कि ये विश्व का प्राचीनतम मृदभांड के साक्ष्य यहां प्राप्त होते हैं। प्राप्त हुए थे, प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज यहां पर धान के अवशेष मिलते हैं। कभी कभी पूछा जाता है फसलों के विषय में सर्वाधिक मानव द्वारा सबसे पहला उपयोग किया गया अनाज कौन सा है? मानव द्वारा सबसे पहला प्रयोग किया गया अनाज, आप लोग भी बताते रहे भैया आंसर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अनाज, अनाज कौन सा था? बताते रहे भाई। जौ। कौन सा था? कौन है? जौ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु, अगर धातु की बात पूछी जाए, कौन सी धातु प्रयोग की गई थी? तांबा। कौन सी धातु प्रयोग की गई थी? तांबा। मानव द्वारा अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले धान के अवशेष या चावल के अवशेष कहां प्राप्त होते हैं? चावल के अवशेष की बात करते हैं। चावल के अवशेष, अगर हम चावल के अवशेष बात करते हैं तो प्रारंभिक तौर पर सबसे पहले कहां से प्राप्त हुआ था? सबसे पहले मिला कहां पर प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़, ये माना जाता था। लेकिन जब जैसे समय के हिसाब से जब अगली बाद में खुदाई होती है तो मेहरगढ़ के बाद एक स्थल का नाम आता कोल्डिहवा। कोल्डिहवा जो इलाहाबाद में स्थित है, वहां पर प्राचीनतम साक्ष्य मिलना शुरू हुए। लेकिन वर्तमान की अगर हम कंडीशन देखें, वर्तमान में अगर प्रश्न उठा, देखिए आपको ध्यान में रखना है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ कोल्डिहवा दोनों है और चावल का पूछा गया है तो आप सीधे कोल्डिहवा लगाइएगा। कोल्डिहवा ऑप्शन में नहीं है, मेहरगढ़ है ऑप्शन में केवल, तो आप क्या लगाएंगे? हाँ जी, 7000 ईसा पूर्व के आसपास, तो आप लगाएंगे मेहरगढ़। ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा पुराना जो चावल का साक्ष्य मिलता है तो वर्तमान में सर्वाधिक जो माना जाएगा, सबसे पुराना अगर हम इसको देखेंगे, एक नाम आता है, किसका नाम आता है? संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव। लहुरा देव कहां पर है? संत कबीर नगर जिला नगर जिले में स्थित है लहुरा देव। लहुरा देव कहां पर स्थित है? यहां पर एक झील है, झील के किनारे स्थित है। जीआईसी प्रवक्ता 2021 में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल
झील के किनारे स्थित है। तो वहां पे एक झील हुआ करती थी, कहाँ पर मतलब झील के किनारे स्थित है, जहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए उस समय? लाहुरा देव से। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए ऑप्शन में लाहुरा देव है, प्राथमिकता इसी को देना है। अगर यह ऑप्शन में नहीं तो कुलडीवा, और कुलडीवा ऑप्शन में नहीं है तब मेहरगढ़ आपको तब क्या है आंसर में लगाना है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य में। ठीक है, तो ये चीजें आपके विशेष रूप से महत्वपूर्ण चीजें प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। तो कुछ चीजें हैं, कुछ हम प्रश्न यहाँ पे रखे हुए हैं हम लोग, जैसे कुछ थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रश्न भी आपको कराएंगे, तो आप लोग भी इसको आंसर दीजिएगा। प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखना है, अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा किया, पीछे हमने बताया भी है और वहीं से आपका प्रश्न भी है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कहां से हुआ था? निचले पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, ऊपरी एवं पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। तो हमने अभी बताया था कि पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो मुख्य रूप से क्या माना जाता है? मध्य पाषाण काल। क्या माना जाता है? मध्य पाषाण काल। ठीक भैया, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के समाधान भी से प्राप्त हुए? क्या मतलब कि अभी हमने चर्चा किया किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते के अवशेष प्राप्त होते हैं। मानव के साथ कुत्ते के अवशेष प्राप्त होते हैं, इसको अगर देखते हैं तो क्या ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिराद और मास्की। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? आंसर आपका होना चाहिए बुर्जहोम का। क्या होना चाहिए? बुर्जहोम, क्योंकि अभी पीछे हम लोगों ने इसकी चर्चा कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? अभी बात वही है, किससे प्राप्त हुई है? भीमबेटका से। आंसर क्या हुआ? भीमबेटका बी। वेरी गुड, सही आंसर आप लोगों का आ रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक भैया, क्लियर है? आंसर बी, भीमबेटका से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए। भीमबेटका की खोज किसने की थी? वी एस वावड़कर ने की थी। भीमबेटका कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्ला सेनगंज जिले में उसका स्थान है, वहां पर स्थित है। 1958 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ठीक भैया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, मतलब जो खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी वो सर्वप्रथम कब हुई थी? अभी हमने बताया खाद्यान्नों मतलब जो खाने पीने के जो फसलें बोनी जाने लगी, उपयोग जब उसका होने लगा। ठीक है, तो कब प्राप्त हुई थी? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या प्रोटो ऐतिहासिक काल? तो आंसर आपका क्या होगा? नवपाषाण काल। ठीक है, हमने पहले बताया कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ थ्योरी और कुछ एमसीक्यू दोनों को लेकर चलेंगे, और इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, फास्ट अपना रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि ये जीएस की क्लास है, सब्जेक्ट की क्लास आपकी टाइम पे चलती है, उस चलेगी, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और ये जीएस की क्लास है, क्रैश कोर्स है। ठीक है, एलटी, जीआईसी और इन सब की जो जीएस का प्रश्न आता है उससे संबंधित हम लोग लेकर इसको चल रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ध्यान रखना है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलता है, क्या नीलगिरी पहाड़ियां, शिवालिक, नल्लामलाई पहाड़ियां, नर्मदा घाटी? तो ध्यान रखना है, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में एक हथनौरा नामक स्थान है, हथनौरा नामक स्थान से पहला मानव साक्ष्य प्राप्त होता है, मानव साक्ष्य प्राप्त होता है। अब इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो किया था 1982 ईस्वी में, एक व्यक्ति का नाम है अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो सबसे पहले और किस प्रकार का मानव था? तो ये होमोनिड मानव था, होमोनिड मानव। और वो महिला था या पुरुष थी, उसमें अगर इस पुरुष था, अगर इसको आप देखेंगे 30 वर्ष युवती थी, 30 वर्ष की युवती थी, उसके अवशेष यहां से प्राप्त हुए। तो मानव का सबसे प्राचीन जो प्राप्त होता है स्थान, प्राचीन जो प्राप्त हुआ कौन सा अवशेष प्राप्त होता है, कहां पर? नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से। और 1982 में अरुण कुमार सोनकिया ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। किस प्रकार का मानव प्राप्त हुआ था?
होमोनिड मानव प्राप्त हुआ था। तो आंसर आपका क्या सही हुआ? डी ऑप्शन। ठीक भैया, क्लियर हो रहा है मैटर? आप लोग थंब लगा के बताइए भाई, मैटर सब क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। देखिए पीछे हम लोगों को इसकी चर्चा कर दिया है। सबसे अधिक हस्त कुठार या हैंड एक्स और क्लीवर किस काल में प्राप्त होते हैं, किस समय के प्राप्त होते हैं? क्या नवपाषाण काल में, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल में? तो कहां से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं निम्न पुरापाषाण काल में। निम्न पुरापाषाण काल में बिल्कुल चलेगी भैया। करंट अफेयर्स की भी क्लास चलेगी, चलेगी भैया? चलिए बहुत अच्छे भैया, ठीक है। तो निम्न पुरापाषाण काल में भी क्या हुआ था? हस्त कुठार, जिसको हैंडैक्स संस्कृति, जिसको मद्रासियन संस्कृति कहा जाता है, पीछे हमने बताया भी था, ठीक है। और ये चीजें कहां से प्राप्त होती है? निम्न पुरापाषाण काल में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या था? अगर प्रागैतिहास काल की बात करते हैं तो उसके अध्ययन का विषय क्या था? तो निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास और नगरीय समाजों का इतिहास। तो आंसर आपका क्या है? निरक्षर समाजों का इतिहास। प्रागैतिहासिक काल की हम बात करते हैं तो उस काल में पाषाण काल को रखा जाता है। पाषाण काल को रखा जाता है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक है। तो उस समय मनुष्य को क्या कहते हैं, लिखने पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं था और इसीलिए उनको निरक्षर समाजों का इतिहास, उनका जो समाज था निरक्षर समाजों का इतिहास हुआ करता था। ठीक भैया, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में नवपाषाण काल निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए? हड्डी से बने जो औजार प्राप्त हुए, अभी अभी हमने बताया कि चिराद से हड्डी के और मृग के सींग के औजार जो है वो यहां से प्राप्त होते हैं। कहां से? वो चिराद से। चिराद कहां पर स्थित है? ये सारण जिला कहां पर है? बिहार में। तो हमारा जो फॉर्मेट रहेगा जो जीएस के पोर्शन के लिए, वो पहले थ्योरी रहेगा। थ्योरी को हम लोग समझते हुए, महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ते हुए, उसको प्रश्न के माध्यम से उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवीजन करके उसको हम लोग कोशिश करेंगे पूरा हमारा यहीं से याद हो जाए, हमको अलग से इस पे मेहनत नहीं करनी पड़े। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा? प्रयास यही रहेगा। किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहां नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था? मतलब गर्तावास के साक्ष्य कहां मिलते हैं, वो वही प्रश्न पूछा है। तो अभी अभी हमने बताया कश्मीर से। आंसर क्या है? कश्मीर से। स्थान कौन से हैं? एक नाम है बुर्ज होम और दूसरा नाम है गुफ कराल। दो स्थान से क्या है, इसके साक्ष्य मिलते हैं। किसके? गड्ढा खोद कर रहने का या गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहां कहां से? बुर्ज होम और गुफ कराल से। ठीक भैया, क्लियर? चलिए आज का लास्ट प्रश्न है ये, ब्लेड व्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस परंपरा में या किस काल में ब्लेड ब्यूरिन नामक उपकरण, पाषाण उपकरण बनाए जाते थे? ठीक है, तो उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आंसर आपका क्या है? उच्च पूर्व पाषाण काल। और उच्च पूर्व पाषाण काल में ही अस्त निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी मिलती है। मातृ देवी की प्रतिमा भी यहां से प्राप्त होती है। तो आंसर आपका क्या हुआ? उच्च पूर्व पाषाण काल। तो आज की क्लास हम लोगों का यहीं तक। हम लोगों ने क्या है, ये आपका जीएस पोर्शन का प्रश्न है, जो एलटी में, जीआईसी प्रवक्ता में, जीडीसी में जो जीएस पोर्शन आएंगे और इतिहास के जो कम से कम 5 से 6 प्रश्न के आसपास आते हैं, उन प्रश्नों के लिए हम लोग क्रैश कोर्स के रूप में यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। बाकी हमारी क्लास जो है सब्जेक्ट की, जो केवल इतिहास विषय, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, इसकी जो क्लासेज हैं वो इसकी क्लास क्या है, ऑलरेडी उस टाइम पे आपकी चल रही हैं। ठीक है, तो आपकी पहली क्लास चलेगी और उसके बाद फिर क्या है, जीएस की भी क्लास, हिस्ट्री का पोर्शन भी आपका
चलेगा, दोनों क्लास लेकर हम लोग चलेंगे भैया, ठीक है। चलिए, और आप लोग भी क्लास को शेयर कर दिया करिए और टाइम पे कोशिश करिए जुड़ जाने का। हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग टाइम पे क्लास स्टार्ट करते रहेंगे, हमारा क्लास चलता ही रहता है, ठीक है। तो आप लोग शेयर भी करिए, और जिसको सब्जेक्ट का और इसका क्या कहते हैं जीएस के लिए, दोनों के लिए आप लोग अपने मित्रों यारों तक इस बात को पहुंचाते रहिए, ठीक भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।